वेलकम फ्रेंड्स। आज है 25 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 25 सितंबर से सारी न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो संडे का टेस्ट है वो 10 बजे होगा मॉर्निंग में, ठीक, 10 बजे मॉर्निंग में। साथ में दैनिक जागरण संस्करण जिस भी न्यूज़ को कवर नहीं करता था तो हम लोग पेपर के पीछे कवर करते थे, जिसके कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था। लेकिन आज से जो है जैसे ही पेपर अपलोड होगा उसका 10 मिनट के बाद जो है जो हम लोग का जो भी न्यूज़ आपके दैनिक जागरण कवर नहीं करता है उस न्यूज़ को पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारे रहेंगे उसमें भी। तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा न्यूज़ है कि सेंसेक्स जो है 60,000 के ठग कर गया है, मतलब कि जो सेंसेक्स था 60,000 के पार कर गया है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि कब पार किया है, तो 24 सितंबर 2021 को पार किया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका ट्रेंड नोट कर लीजिएगा। यूपीएससी जो है ट्रेंड पूछेगा, ठीक है, कि कितने वर्षों में कितना सेंसेक्स बढ़ा था, इसका ट्रेंड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि बीएसआई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, इसमें आपको याद रखना है कि कितने शेयर लिस्टेड हैं। तो टोटल आपके जो है 30 कंपनी यहाँ पर लिस्टेड हैं और 30 कंपनी के आधार पर ही यहाँ पर सेंसेक्स से आगे पीछे होता है, ठीक है। इसका जिससे कि जब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब सेंसेक्स जो है 60,000 पार कर गया तो इसका कुछ अर्थ क्या है, क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि जो हमारा बाज़ार है, हमारा भारत का मार्केट है, अस्थिर है, अस्थायित्व है। यहाँ पर जो विदेशी कंपनियाँ हैं अपना विश्वास दिखा रही हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि जो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर टोटल आपके 8 करोड़ जो है निवेशकों की संख्या है। 8 करोड़ से अधिक जो है निवेशकों की संख्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको याद रखना है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है, तो अभिषेक कुमार चौहान है, ठीक है। अभिषेक कुमार चौहान है, नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत जो है अस्थायी से मान्यता मिली है। साथ में एक और स्टॉक एक्सचेंज है भारत का सेकंड स्टॉक एक्सचेंज, इसे भी लिख लीजिएगा। उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये भी कहाँ पर है, ये भी बम्बई में है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1992 में इसकी स्थापना की जाती है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है नए दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से की मुलाकात, ठीक है। इसमें देखिए कोई बड़ा न्यूज निकल के नहीं आया, जो कुछ आई से पढ़ लीजिए कि बाइडेन बोले कि दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती, गहराई और निकटता तय। जो भी बाद में इसका डिटेल से न्यूज आएगा हम लोग उसे कवर करेंगे। यहाँ पर जो बात किया गया, जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोरोना, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग समेत और कई भी मुद्दे पर बातचीत की गई है। तो जो बाकी डिटेल आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है वायुसेना के लिए 56 सैन्य परिवहन विमान खरीदेगा भारत। किस कंपनी से खरीदेगा, तो स्पेन की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी से खरीदेगा। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने स्पेन के एयरबस के साथ जो है करीब 22,000 करोड़ रुपये के सौदे पर जो है हस्ताक्षर कर दिया, इसीलिए चर्चा में, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो 56 सैन्य परिवहन विमान है इसमें से 16 सैन्य परिवहन जो विमान है उड़ान भरने की स्थिति में आएंगे। कहाँ से, स्पेन से आएंगे, ठीक है। जो स्पेन की एयरबस कंपनी है 16 विमान को बना के देगी 4 साल के अंदर। उसके बाद जो है ये 40 जो आपके सैन्य परिवहन विमान है इसे कौन डेवलप करेगा, तो टाटा कंसोर्टियम एयरबस डिफेंस के साथ में विकसित करेगा भारत में, ठीक है। और 10 साल के अंदर जो है 40 सैन्य परिवहन विमान को डेवलप कर देगा टाटा कंसोर्टियम एयरबस डिफेंस भारत में। साथ में आपको याद रखना है कि ऑफसेट समझौता भी किया गया, जैसे कि कोई भी कंपनी होती है तो उसके छोटे छोटे और भी कंपनी बन जाती है, क्योंकि कोई छोटे कोई नट बना रहा है, कोई बल्टू बना रहा है, समझेंगे नहीं, उस प्रकार से कंपनी जो है उसे बोलते हैं ऑफसेट समझौता। बोला गया कि भारत में जो है जो टाटा कंसोर्टियम कंपनी है
उसने बहुत सी छोटे छोटे जो है कंपनी एस्टेब्लिश करेगी, ताकि जो छोटे छोटे कंपनी है जो छोटे छोटे पार्ट बना के टाटा को दे सके, ठीक है। इसलिए साथ में आपको याद रखना है कि जो 5 से 10 टन भार उठाने में सक्षम होगा ये विमान, और किसका स्थान लेगा, तो भारत में पहले जो है एब्रो विमान का इस्तेमाल किया जाता था सैन्य परिवहन के लिए, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। साथ में इसके बारे में और भी न्यूज़ देख लीजिए 56 सैन्य विमान के बारे में, ठीक है। टाटा कंसोर्टियम दूसरे देश को भी बेच सकेगा विमान, और इस विमान का नाम क्या था, तो एयरबस C295 इस विमान का नाम है। ये देखिए विमान है, ठीक है। बड़े काम का ये एयरबस C295, तो कौन कौन सी काम का इसे पढ़ लीजिए। यह नई पीढ़ी का हल्का और मध्यम श्रेणी का परिवहन विमान है। एक बार में जो है 73 सैनिकों, 48 पैराशूटर्स को सामान के साथ ले जाने की क्षमता है इस विमान में। 24 मेडिकल स्ट्रेचर, 7 मेडिकल अटेंडेंट और ICU की सुविधा के साथ उड़ने की इसके में क्षमता है। मेडिकल रेस्क्यू करने, स्पेशल मिशन, आपदा प्रबंधन और समुद्र की पहरेदारी में भी काम करेगा। उसके बाद फुल्ली इंटीग्रेटेड टैक्टिकल सिस्टम के चलते समुद्र की पहरेदारी और पनडुब्बी रोधी मिशन में सहायक होगा। साथ में दुर्गम इलाके में सही हवाई अड्डे ना होने पर भी उड़ान भरने में सक्षम है और उतरने में भी सक्षम है। हवा में 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है, और यह 576 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। कुल भार 11,000 किलोग्राम या 5630 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। 70,000 लीटर पानी भंडारण क्षमता के साथ जंगलों की आग बुझाने में भी सहायक है, ठीक है। इसके बारे में जो कुछ और भी लिखा है इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका हम तो PDF आपको दे ही देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में बिहार के शुभम ने किया टॉप। जो शुभम है बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, और जागृति अवस्थी भोपाल की हैं। अंकिता जैन ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, तो 4.82 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इसमें सफल अभ्यर्थियों में जो है 25 दिव्यांग है, और 20 साल बाद जो है बिहार को पहला स्थान मिला है। इसका पहले बिहार को जो है पहला स्थान 2001 में आलोक रंजन के द्वारा पाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, चीन पर नकेल का नाम है क्वाड। जो क्वाड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। 2004 में जो है हिंद महासागर में सुनामी आया था, ठीक है। तो 2004 में जो है हिंद महासागर में आए सुनामी से निपटने के लिए जो है USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया एक साथ आए थे, ठीक है, जिसे सुनामी ग्रुप भी बोला गया था। जिसका तत्कालीन उद्देश्य पूरा होने के बाद जो है जो सुनामी ग्रुप था ये एक तरीके से बिखर गया। लेकिन 2007 में जो है जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनके द्वारा क्वाड के गठन का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने उसे समर्थन करने से मना कर दिया, मतलब आनाकानी कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन 2017 में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है आसियान के ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया का जो विचार बदल जाता है, और ऑस्ट्रेलिया बोलता है कि ठीक है, जो 2007 में हम क्वाड ज्वाइन करने से मना कर दिए थे, अब हम क्वाड ज्वाइन करेंगे। तो 2017 में जो है क्वाड है वह अस्तित्व में आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद है कि साझा परेशानी, जो हम लोग 4 कंट्री हैं साथ में क्यों आए, तो उसका अलग अलग कारण है। USA का कारण था कि चीन के साथ जो है USA की लगातार तानातानी चल रही थी। साथ में USA का जो चीन का ताकत लगातार बढ़ता जा रहा था, इसीलिए 4 कंट्री मिल के जो है जो कोई भी मजबूत हो जाता है, तो आप देखते होंगे जो कोई भी मजबूत होता है तो उसे एक आदमी अगर हरा नहीं सकता है तो 4 लोग साथ में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है चीन के विरोध में जो है ये 4 कंट्री एक साथ आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्या परेशानी है, तो ऑस्ट्रेलिया का परेशानी है कि ऑस्ट्रेलिया पर जो है चाइना जो है अभी लगा दिया है व्यापार प्रतिबंध, ठीक है। चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया है, तो उससे परेशान है आपके ऑस्ट्रेलिया। साथ में जापान और इंडिया क्यों परेशान है, तो जापान और इंडिया के बीच में सीमा विवाद है, और जो जापान और इंडिया का जो अधिकतर व्यापार होता है हिंद प्रशांत क्षेत्र से होता है, ताकि
जापान और इंडिया चाहता है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है फ्रीली वहाँ पर किसी का भी एक तरीके से अधिपत्य स्थापित ना हो जाए, वहाँ पर फ्रीली व्यापार होता रहे। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें दुनिया का टोटल आपके 41% निर्यात होता है। ठीक है, उससे टोटल आपके दुनिया का 42%, 41 बोल दिया क्या, 42% टोटल आपके निर्यात होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो हिंद प्रशांत है इससे तो 42% निर्यात होता है, जबकि आयात कितना होता है, तो 38% जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र से आपके आयात होता है। साथ में जो चारों कंट्री हैं इन सभी को 5G और 6G तकनीक पर काम करना चाहिए, ताकि चाइना जो है 5G 6G में जो है लगभग जो 5G तो चाइना 2 साल पहले से ही चला रहा है, 2-3 साल पहले से चला रहा है, लेकिन अब उस 6G भी बनाने के करीब पहुंच गया है। तो जो क्वाड कंट्री हैं उन्हें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ में जो दक्षिण चीन सागर है उसमें जो चारों देश हैं इन सभी को साथ में आना चाहिए, और जो चाइना की दादागिरी है उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर फ्रीली जो एक तरीके से फ्री व्यापार हो सके किसी भी देश का, वहाँ पर वर्चस्व ना हो सके। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें कुछ लिखा उखा तो गया नहीं है, इसे बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय श्रमिकों को अगले साल से बुलाना शुरू करेगा जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सुगा। इनके द्वारा बोला गया है कि भारतीय श्रमिकों को जो है अगले साल बुलाना शुरू करेगा जापान। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा प्रधान के मंत्री सुगा को जो है बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। जो बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई आपको याद रखना है लंदन की लकड़ी से बनी थी। और आपको याद रखना है कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं सुगा, इनसे किस किस मुद्दे पर बातचीत की गई आपको ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट है कि ट्राइलेटरल सप्लाई चेन पर बात की गई। ट्राइलेटरल क्या है, इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन की बात की गई है, तो इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी प्रशिक्षित हमारे श्रमिक हैं उनको जापान अपने देश में रोज़गार दे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी बात की गई। और चौथा मुद्दा है आर्थिक संबंधों पर ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि जो जापान में चुनाव होने वाला है और हो सकता है सुगा हार जाएं, इसीलिए वहाँ पर जो है ज़्यादातर आर्थिक मुद्दे पर बात की गई है। साथ में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जापान को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के सफल आयोजन पर धन्यवाद भी दिया गया। उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में अस्थिर स्थिति है उस पर भी बातचीत की गई। ठीक है, उसके बाद सातवां जो पॉइंट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि किस तरीके से लाया जाए उस मुद्दे पर भी बात किया गया। साथ में जो तकनीक है, तकनीक में किस मुद्दे पर बात की गई, तकनीक में जो है पर्यावरण अनुकूलन और ग्रीन एनर्जी सहयोग तलाशने पर बात की गई कि दुनिया एक तो ऐसा ही कार्बन से लगातार उत्सर्जन के कारण जो है दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि जो अहमदाबाद और मुंबई बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रगति पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत की गई। साथ में जापान के द्वारा जो है भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी विकास की योजनाएं चलाई जा रही है, उसका भी आपकी समीक्षा की गई। इन सभी मुद्दे पर आपके भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में बातचीत की गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इधर है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अमेरिका से पराग बने रहेंगे रिश्ते, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे, मोदी ने हैरिस को उपहार में दी उनके नाना से जुड़े नोटिफिकेशंस की प्रति। इसमें आपको याद रखना है कि कमला हैरिस को जो है गुलाबी मीनाकारी चेस सेंट भेंट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। साथ में नीचे वाला भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन को भी जो है गुलाबी मीनाकारी का चांदी का जहाज़ दिया गया है। याद रखिएगा, गुलाबी मीनाकारी का जो है चांदी का जहाज़ दिया गया, जबकि जो कमला हैरिस को जो है गुलाबी मीनाकारी का चेस भेंट किया गया। ठीक है, चेस भेंट किया गया, यहाँ पर देख लीजिए, चेस भेंट किया गया कमला हैरिस को, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा आपसे जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बढ़ी बेचैनी, तिल मिलाए चीन ने कहा क्वाड का असफल होना निश्चित। तो ठीक है, भविष्य का गर्म है, देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि
गलवान घटना पर ड्रैगन ने फिर की गलत बयानबाजी। तो क्या बयानबाजी किया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। बिजनेस पेज से न्यूज है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है 47% बढ़ा है। इसमें आपको याद रखना है कि चालू वित्त वर्ष में जो है अब तक 75,111 करोड़ रुपये रिफंड मद में जारी किए गए। 74% का शुद्ध उछाल आय। कुल कर संग्रह में चालू वित्त वर्ष के दौरान भी ज़रूरत नहीं, ये सब चलते रहेगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री ज़रूरत नहीं हमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि देवव्रत मुखर्जी बने ABC के चेयरमैन। तो ABC क्या होता है, इसे देख लीजिए। ABC क्या होता है, ABC का जो फुल फॉर्म होता है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष बने, से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला को बचाएंगे एग्रो केमिकल। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक की खामियों को दूर करने का आग्रह। कृषि के विकास के लिए रसायनों का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी। तो एकदम सही बात है। अगर अभी आप पंजाब का स्थिति देखिए, पंजाब में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गया, क्योंकि उनके द्वारा जो है हरित क्रांति के दौरान बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल किया गया अपने खेतों में। उसके कारण क्या हुआ कि जो खेत की उर्वरता थी अब कम हो गई पंजाब की। साथ में जो ग्राउंड वाटर था यहाँ तक तो वो भी अब प्रदूषित हो गया, और उसके कारण जो पंजाब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में कैंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एक बोला जाता है कि राजस्थान के लिए पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ही चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 4 राज्यों में लगाए जाएंगे मेडिकल उपकरण पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। 4 राज्य कौन कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है तमिलनाडु। नोट कर लीजिएगा कि 4 राज्यों में लगाए जाएंगे मेडिकल उपकरण पार्क, और हर पार्क को 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा विकसित करने के लिए। हर पार्क को जो है विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, तो केंद्र और राज्य के सहयोग से इसे विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर जो पार्क है इसमें क्या बनेगा, तो मेडिकल उपकरण बनेंगे। ध्यान रखिएगा, मेडिकल उपकरण बनेंगे, जिससे घरेलू निर्माण में वृद्धि होगा। तो हम लोग जो अभी जो मेडिकल उपकरण है वो आयात पर निर्भर होते हैं, तो आयात भी कम हो जाएगा अपना, ठीक है। उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, 2 माह में 13% से अधिक सस्ता हुआ स्टील। ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 30 सितंबर से शुरू होगा व्यापार समझौता वार्ता। जब व्यापार पूरा समझौता हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। रियल पेज में है कि मालाबार में क्रूरता का कलंकित अध्याय। इसमें आपको याद रखना है कि जो मालाबार विद्रोह हुआ कब था, तो 1921 में हुआ था। आपको याद रखना है कि मालाबार विद्रोह का 100 वर्ष हो गया, ठीक है, 100 वर्ष हो गया। तो जो राइटर हैं यहाँ पर बहुत अलग व्यू देते हैं। इनका मानना होता है कि जो मालाबार में विद्रोह होता है वो सांप्रदायिक विद्रोह होता है, ठीक है। उसमें बहुत सी लोगों की जान चली जाती है, इनके द्वारा बोला जाता है। जबकि जो हमारे इतिहासकार हैं इनके द्वारा लिखा गया है कि जो मालाबार विद्रोह था वो क्या था, कि उसमें था कि जो हिंदू ज़मींदार थे उनके द्वारा मुस्लिम किसानों पर शोषण किया जा रहा था, जिसके खिलाफ जो है मुस्लिम किसानों ने ज़मींदारों के विरोध में जो है आंदोलन या विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ तक ये भी बोला जाता है कि जो किसान हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो राइटर है उनका बहुत ही अलग व्यू पॉइंट है। आपको बोले तो यहाँ पर ये इनका बोलना है कि ये कृषि विद्रोह नहीं था, ये सांप्रदायिक दंगा था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि बिहार में आगे बढ़ती आधी आबादी मतलब महिलाएं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि बिहार में जो है आज से 20 साल पहले जो महिलाएं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। उन्हें सिर्फ एक घर में काम करने वाली, समझते हैं ना, दाई, वो समझा जाता था कि सिर्फ महिलाएं घर ही में रह सकती है, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, ये समझा जाता था आज से 20 साल पहले। लेकिन जब से सरकार चेंज होती है, अगर बोले आपको तो जो नीतीश गवर्नमेंट आती है, तो इनके द्वारा महिलाओं के प्रति जो है महिलाओं के प्रति नीतियाँ बनाई गई, जो महिलाओं के लिए अच्छा नीतियाँ थी। खासकर इनके द्वारा जो आरक्षण दिया गया, आरक्षण के कारण ही महिलाएं जो है पुलिस में आती हैं और पंचायत की चुनाव लड़ती हैं। पंचायत के चुनाव में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, और नौकरी में बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण दिया जाता है। इन दोनों के कारण क्या हुआ कि जो हमारी महिलाएं थी उनका सशक्तिकरण हुआ, ठीक है। साथ में
सशक्तिकरण के और भी कारण हैं। जो सबसे पहले जो ग्राउंड रूट कारण है कि जब नीतीश गवर्नमेंट आती है तो इनके द्वारा महिलाओं को साइकिल दिया जाता है, फ्री में उनको साइकिल दिया जाता है, साथ में उनको पोशाक दिया जाता है, मतलब जो यूनिफॉर्म है वो फ्री में दिया जाता है। सरकारी स्कूल में जो है उनको टीचर की बहाली होता है उसमें उनको प्रोत्साहित किया गया। साथ में आज अगर जो महिलाएं बीपीएससी अगर कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत सी छूटें सरकार के द्वारा दी गई, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनके परिजन, जो उनके माता पिता हैं, वो भी प्रोत्साहित हुए कि हाँ अपने बेटी को हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो पढ़ाने का जो लालसा जगह कैसे जगह, सरकार की नीतियों के कारण ही जगह। पहले एक बात ये भी है कि पहले एक तरीके बोलते हैं ना जंगल राज, वास्तव में पहले जंगल राज था, ये मानना पड़ेगा आपको। अब क्या है कि महिलाएं आप कहीं अकेले जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है, ना उनके माता पिता को डर है ना किसी को डर है। ठीक है, साथ में इससे एक और फ़ायदा क्या हुआ कि जब लगातार माता पिता जागरूक होने लगे तो जो गांव लेवल है, जो प्राथमिक स्कूल है, वहाँ पर जो महिलाएं का एडमिशन है 100% हो गया। जो महिलाएं हैं लगभग अब 100% एडमिशन हो गया। जो भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अब उसका प्रभाव दिखने लगा कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जो महिलाओं का प्रतिशत बिहार में बढ़ने लगा। अगर कोई पटना में रहते हैं तो आप लोग देखिएगा कि पटना में जो कितने ज़्यादा लड़कियां आ गई हैं, तो इसका प्रभाव है सरकार की जो गवर्नमेंट है उसकी स्कीम का ही प्रभाव है। ठीक है, इन सभी के कारण जो है महिलाओं का बिहार में सशक्तिकरण हुआ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट है कि भारत की कोविशील्ड को इटली ने दी मान्यता। अब जो भी व्यक्ति कोविशील्ड वैक्सीन भारत में लगवाए हैं वो आराम से इटली जा सकते हैं और आ सकते हैं, उनको इटली में क्वारंटीन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अभी हमारा ब्रिटेन के साथ तानातानी अभी भी चल ही रहा है। ब्रिटेन का बोलना है कि जो भी भारतीय उनको अगर कोविशील्ड वैक्सीन लगा है तो अगर वो ब्रिटेन में आते हैं तो उनको 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इसमें आपको याद रखना है जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसे विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा। लिख लीजिएगा, इसे विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका उत्पादन कौन कर रहा है भारत में, तो इसका उत्पादन जो है भारत में कोविशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कर रहा है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड वैक्सीन उसे डेवलप नहीं किया, उसका सिर्फ उत्पादन कर रहा है, इस बात को समझ लेना आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि कलह का सामना कर रहा तालिबान। तो देखिए तालिबान का न्यूज कोई काम का भी है नहीं, तो ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद नीचे लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोस्ताना संबंध चाहता है तालिबान। तो चाहेगा ही, अगर नहीं चाहेगा तो जो अफ़गानिस्तान का स्थिति एक तो ऐसा ही ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत से रिश्ते प्रगाढ़ करने में फ्रांस व अमेरिका की रुचि। ब्लिंकन कौन है, तो ब्लिंकन जो है अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस में एससीओ देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा किया। और जो एससीओ का सैन्य अभ्यास कहाँ पर हो रहा था, तो रूस के ओरेनबर्ग में हो रहा था, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर को अफ़गानिस्तान बनने से रोक रहा है भारतीय सेना। तो एकदम सही बात है, हमारे सेना ने दिन रात मेहनत करके काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया से फिर बातचीत शुरू करने के इच्छुक उत्तर कोरिया। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर कोरिया के जो शासक हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, उनकी बहन का नाम है किम ओ जोंग। यहाँ पर देखिए लिखा होगा, उनकी बहन का नाम है किम ओ जोंग के द्वारा बोला गया है कि हम साउथ कोरिया से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर कोरिया भी अभी मिसाइल का टेस्ट किया और साउथ कोरिया भी मिसाइल का टेस्ट किया। उससे जो आपके जो कोरिया प्रायद्वीप है वहाँ पर हथियारों का दौड़ शुरू हो जाएगा, जिससे दोनों ही देशों का घाटा है। ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया तो बहुत ज़्यादा ऐसा ही गरीब है और गरीब होता चला जाएगा, जिससे जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं भूखमरी से भी मर सकते हैं। लेकिन साउथ कोरिया की तो खरी स्थिति ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो नॉर्थ कोरिया की जो शासक हैं किम जोंग उन, उनकी बहन के द्वारा बोला गया है कि हम साउथ कोरिया से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है कि WHO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है प्रदूषण से संबंधित। इसे आप लोग पढ़ लीजिए, सारे रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि भयावह
प्रदूषण जो है दुनिया भर में मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है, ये WHO के द्वारा बोला गया है। प्रत्येक मिनट में जो है करीब 13 असामयिक मौत, मतलब कि बिना समय की मृत्यु 13 लोगों की हो जाती है हर मिनट। और गैसों और छोटे छोटे कण फेफड़ों और यहाँ तक कि हमारे रक्त प्रवाह में समाकर कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी में कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसीय प्रदूषक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैसीय प्रदूषक की सीमा 40 से घटाकर 10 माइक्रोन प्रति घन मीटर करने की सिफारिश की गई है WHO के द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाहनों और बिजली संयंत्रों द्वारा जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न होती है। तो आपको नोट कर लेना है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होती है, तो वाहनों और बिजली संयंत्र जो जीवाश्म ईंधन से चलती है उनसे। बड़ा खतरा क्या है कि वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है और हर उम्र के लोग जो है अलग अलग अंगों को, जो हर उम्र के लोग हैं उनको अलग अलग अंग को प्रभावित करता है प्रदूषण। उसके बाद है कि बच्चों का जन्म के समय जो है कम वजन होना, सांस की समस्या, हृदय रोग और अल्जाइमर जैसे गंभीर बीमारी हो सकती है प्रदूषण से। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऐसे काम कर सकती है उत्सर्जन, ऐसे काम नहीं, इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कम कर सकते हैं, तो WHO ने देशों को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत को अपनाने और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाने का सुझाव दिया है। यातायात से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रयोग पर सुझाव दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण कम होने से क्या फ़ायदा होगा। PM 2.5 का स्तर 5 से कम होने पर स्वास्थ्य ढांचे से भार घटेगा। जो हॉस्पिटल में लोग जाके बीमार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो जाकर लोग हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, भीड़ बढ़ जाता है इसी कारण, ठीक है। उसके बाद आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर साल जो है स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले 5 लाख करोड़ डॉलर तक आपके बच सकते हैं। वायु प्रदूषण कम होने से जलवायु परिवर्तन में सुधार होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार है। प्रदूषण में कमी से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सुधार हो सकता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको सारे पॉइंट एकदम नोट कर लेना है, ठीक है। मेंस में भी काम देगा, इसे लिखा हुआ है WHO। अगर आपसे पूछ दिया प्रदूषण पर क्वेश्चन तो आप अपना पॉइंट बना के सारे पॉइंट को लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि PM 2.5 के मानक में किए बदलाव, क्या बदलाव हुआ इसे नोट कर लीजिएगा। WHO ने 2.5 का स्तर 5 माइक्रोन कर दिया, पहले 10 माइक्रोन था, अब यहाँ पे देखिए 5 माइक्रोन कर दिया गया है। नए मानकों के मुताबिक दुनिया भर में जो है 90% लोग PM 2.5 के खतरनाक स्तर में रहते हैं, 90% लोग। उसके बाद नए नियम के मुताबिक जो है भारत का वार्षिक PM 2.5 का स्तर करीब जो है 12 गुना ज़्यादा है। WHO ने नए नियमों के मुताबिक दिल्ली का PM 2.5 17 गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में भाई। नए मानकों के अनुसार दुनिया के सभी देश इसके स्तर से ऊपर। अमेरिका का PM 2.5 का स्तर नए नियमों के मुताबिक 2.4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अमेरिका के न्यू इंग्लैंड इलाके में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत आज ही हुई थी 1939 में, से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है कि 2 अलग अलग बड़े विमान हादसे, सभी यात्री की मौत आज ही के दिन हुआ था, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जन जन तक पहुंचाया जनसंघ की विचारधारा को। जो जनसंघ है इसकी स्थापना कब की जाती है, तो जो जनसंघ है इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में की जाती है, नोट कर लीजिएगा 1951 में। जो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं इनकी मृत्यु 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर हो जाती है संदिग्ध हालत में, ठीक है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट नीचे है कि मंगल ग्रह पर पानी की संभावना नहीं, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर किया दावा। नेक्स्ट है 23,000 साल पुराने मानव पदचिन्ह मिले, तो कहाँ पर मिला है, तो अमेरिका के न्यू मैक्सिको में वाइट सैंड नेशनल पार्क में मिला है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में वाइट सैंड नेशनल पार्क में मिला है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद लास्ट में कि पित्ताशय कैंसर का कारण बन सकता है टाइफाइड। तो जो भी बच्चे बाहर रहते हैं, पटना, दिल्ली और भी कहीं रहते हैं, जो खाना खुद से बनाते हैं, तो आप लोग जो है क्या क्या परहेज़ रखिएगा इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारी बहनें बार बार जाके गोलगप्पे खाती हैं, गोलगप्पे पानी वाला,
तो थोड़ा बचा कीजिए उससे, उससे भी टाइफाइड होता है, ठीक है, क्योंकि इसी घटना हम देख चुके हैं इसलिए। और उसके बाद आपके साइड में खट्टी मीठी खबर, इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और जो भी करंट अफेयर आपकी संस्करण कवर नहीं किया है उसका सेकेंड वीडियो हम आपको अपलोड कर देते हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।